अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। नाजरीन, ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे मोमेंट ज़रूर आते हैं जब जो रोज़मर्रा के मामलात आप डिस्कस करते हैं या कर रहे होते हैं उनको आपको साइड पर रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट्स ही ऐसी होती हैं कि उन पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आम तौर पर आपको पता है कि हम अपने प्रोग्रामों में मईशत, खारजा पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पर बात करते हैं। आज भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में एक ऐसी अचीवमेंट पर बात करना आई थिंक इंतहाई ज़रूरी है। और वो अचीवमेंट ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि अरशद नदीम जो पाकिस्तान के लिए कल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आए। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है, दो तीन चीज़ें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। 32 साल में पहला ओलंपिक मेडल, 40 साल में पहला तलाई तमगा ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने जीता, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान जब से बना है अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी एथलीट हैं जिन्होंने इनफरादी गेम्स में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और शहबाज, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं ना कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स। अब जब देख तैयार हो गई है तो हर कोई खाने के लिए तैयार है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आई बिलीव कि इसका जो क्रेडिट है वो होली सोली अरशद नदीम को जाता है। रियासत पाकिस्तान का जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स नहीं, कोई किरदार नहीं है, और उनके माँ बाप की दुआओं का और जो इमीडिएट उनका सपोर्ट स्टाफ था, जो मुश्किल हालात में उनको जिस तरीके से सपोर्ट किया। एक छोटी सी एग्जांपल मैं इसलिए दूंगा आपको कि BBC में उन्होंने इस साल मार्च में इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके पास जो जेवलिन जिसे थ्रो वो फेंकते हैं, जो बैन अवी मैयार की जो जेवलिन है उसकी कीमत 6-7 लाख रुपए होती है, उनके पास सिर्फ एक जेवलिन थी। उसके मुकाबले में जो नीरज चोपड़ा जिन्होंने चांदी का तमगा जीता भारत के, उनके पास उन्होंने बताया कि जो पिछले टोक्यो ओलंपिक से पहले ही भारतीय हुकूमत ने उनको 177 जेवलिन वो लेकर दी थी। तो आप इमेजिन करें डिफरेंस, और अब सारे क्रेडिट लेने के लिए बैठे हुए। एक तो कामरान अरशद नदीम को हमारी तरफ से भी बहुत मुबारकबाद हो, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि किसी को भी इसका क्रेडिट नहीं जाता है सिवाय अरशद नदीम के, उनकी फैमिली के और उनके कोच जो उनके साथ स्टाफ था उनको। मैं सिर्फ एक एग्जांपल कोट करूंगा, जो बात आपने की उसी को आगे बढ़ाते हुए। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से लेके और पता नहीं कौन कौन उनको मुबारकबाद दे रहा है और क्रेडिट ले रहा है। 2023 में भी वो पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ उन्होंने हासिल किया था। किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की, किसी ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया। मार्च 2024 में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि उनको 25 लाख रुपए का जो इनाम है वो दिया जाएगा। कब अनाउंस हुआ? मार्च 2024 को। और जून 2024 को इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 25 लाख की सप्लीमेंट्री ग्रांट उनके लिए मंजूर की। तो ये अब वो भी पता नहीं उनको कब पैसे मिले कब नहीं मिले, हमें नहीं पता। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो इस वक्त कागजों में है। प्रैक्टिकली ट्रांसफ़र हुई नहीं हुई तो कब हुई। तो ये बात आपकी ठीक है, और एक लेसन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। और इसकी जो एक और जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जिस तरीके से इस कौम ने इसको खुशी को मनाया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सियासतदानों को, तमाम रियासती किरदारों को सेपरेट कर दें, माइनस दैम, जो कौम है उसने वाकई उसको सेलिब्रेट किया। और देखें, अब आपको समझ आती होगी ना कि दुनिया में जो ओलंपिक्स हैं वो ज़रा सबसे बड़ी गेम्स हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या कोई भी मुल्क इतना ज़्यादा अपने एथलीट्स के ऊपर क्यों स्पेंड करते हैं, उसका पर्पज़ ये होता है कि जब इस तरह के आपको मेडल्स मिलते हैं तो पूरी नेशन जो है वो लिफ्ट हो जाती है। इंटरनेशनल एरिना के ऊपर आपके मुल्क का नाम रोशन होता है। मसलन जो अरशद नदीम ने सिंगल हैंडेडली जो काम किया है, आई डोंट थिंक सो कि जो रियासतें हैं या हुकूमत पाकिस्तान अरबों रुपए खर्च कर लेती तो वो उस तरह की प्रीज और उस तरह का जो एक प्राउड मोमेंट है पूरे पाकिस्तान के लिए वो ना ला पाते। इसमें एक और एंगल भी जो सामने आया कि इसमें पहले नंबर पर तो ऑफकोर्स गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने उन्होंने जीता, और दूसरा जो सिल्वर मेडल या चांदी का जो तमगा है वो नीरज चोपड़ा ने, जो भारत के एथलीट हैं, उनको मिला, और वो डिफेंडिंग चैंपियन थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो हम आम तौर पर आम लोगों की जो विजडम है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे। एक तरफ जो नीरज चोपड़ा की मदर हैं वो क्या रिएक्ट कर रही हैं, और दूसरी तरफ जो अरशद नदीम की मदर हैं उनका रिएक्शन देखें। और ये लेसन भी है हमारे दोनों मुल्कों के सियासतदान और वो तबका जो सिर्फ नफरत की बात करता है। ये जरा क्लिप सुने जी। वो कहते हैं ना कि माएँ सांझी होती हैं, और आई थिंक ये जो दोनों तरफ से जो सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस किया गया है इस बात को ये प्रूव करता है। तो अब हम अपनी जो मामूल की ट्रांसमिशन है या जो हम डिस्कशन करते हैं प्रोग्राम में उसकी तरफ आते हैं।
और शहबाज ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज़बरदस्त खबर है, आगे इसको फर्दर सेलिब्रेट भी करेंगे, 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशन है उसका भी मज़ा तो बाला, बट ऑफ कोर्स जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर तो हमने बात करनी है। ये नया जो एक पेट्रोल का स्कैंडल सामने आया अरबों रुपए का, जो गवर्नमेंट ने ही अनअर्थ किया है, ये क्या है स्कैंडल? ये बिफोर दैट एक और भी खुशखबरी है कि बिजली की कीमतों में ₹2.56 फी यूनिट इजाफा हो गया, और ये आउटकम है जो जमात इस्लामी के धरने का जो शुरू इस चीज़ पे हुआ था कि कॉल ऑफ कर दिया, अब तो धरना उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, लेकिन नेपरा ने जो रेगुलेटर है पावर सेक्टर का, उसने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹2.56 फी यूनिट बिजली कीमत में इजाफा कर दिया है। जो अगस्त के बिल्स हैं जो सार्फिन को जो उसमें वसूल होंगे उसमें ये इंक्रीज उनको लग के आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहने को कुछ होता है, एक्चुअली कुछ और चीज़ें हो रही होती हैं। अभी तक जो कुछ भी रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान कर रही है उसमें जो रियल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलीफ है आवाम का, अभी तक कोई उसके ना मिलने के आसार हैं। और ये आपको छोटी मोटी अनाउंसमेंट्स मिल जाएंगी कि 3 माह के लिए डेफर कर दिया एक मखसूस कैटेगरी के लिए 100 से 200 यूनिट्स के लिए, वो फिर जो अभी 3 माह के लिए डेफर हुआ वो ये जिक्र है ये बिजली की कीमतों का, तो किसी ने हमारे यहाँ ज़ाहिर है इस सारे सेलिब्रेशंस के टाइम पे लोग ज़बरदस्त बातें भी करते हैं, तो किसी ने ये भी कहा कि मियाँ चन्नू के जिस गाँव से ये अरशद नदीम साहब हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बाकी तो इनामात के ऐलान करें, उस गांव को बिजली जो है लाइफ टाइम फ्री दे दें, कि वो भी एक उसमें आप नहीं, वो तो पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही, इसलिए तो सेक्टर पावर को अब चेयरमैन एफबीआर लगा दिया गया। वो आगे जो स्कैंडल है ये भी अब स्कैंडल की बात करते हैं नाज़रीन। बेसिकली कस्टम इंटेलिजेंस ने एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल है उसको अनर्थ किया है। स्कैंडल ये है कि एक इंडस्ट्रियल केमिकल के नाम पर एक ऐसा सॉल्वेंट पाकिस्तान इंपोर्ट किया जा रहा है गुज़श्ता ऑलमोस्ट 3 साल के अरसा में, जिसको एक पेट्रोल के तौर पर पेट्रोल पंप्स के ऊपर सेल किया जा रहा है। ये जो केमिकल है इसको ऊपर बाकायदा इसकी इंपोर्ट होती है, और इसमें जो एक और जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो रिफ्लेक्ट करती है कि हम जो इंटरनेशनल रजीम है उसको किस तरह फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादातर ये इंपोर्ट्स हो रही हैं, ये ईरान से हो रही हैं, ऑल्दो पाकिस्तान और ईरान की उस तरीके से तजारत जो है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान रिलेटेड नहीं है, ग्लोबली जो ईरान के जो न्यूक्लियर इशूज़ है उसके हवाले से जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। आज से कोई तकरीबन 3 साल पहले एक जो इंडस्ट्रियल केमिकल उसकी जो इंपोर्ट थी नील थी, फिर ये कोई 28,000 मैट्रिक टन इंपोर्ट हुआ 2022 में, ये बढ़कर 1,79,000 मैट्रिक टन तक चला गया। और ये जो अभी साल ख़त्म हुआ है उसके पहले 10.5 माह में इसकी जो इंपोर्ट थी 385 मिलियन टन, तकरीबन 90 करोड़ लीटर जो पेट्रोल के इक्विवेलेंट ये केमिकल मंगवाया गया उसको पेट्रोल में मिक्स करके पेट्रोल पंप्स के ऊपर बेचा जा रहा है, जिसका जो सार्फिन को जो डायरेक्ट लॉस हुआ हुकूमत को वो 135 अरब रुपए का है। और इसके अलावा जो गाड़ियों के जो इंजन तबाह हो रहे हैं उसकी जो कीमत है वो इसके बिल्कुल सेपरेट है। तो स्कैंडल बेसिकली ये है कि इंडस्ट्रियल केमिकल मंगवाया गया, उसके ऊपर ना पेट्रोलियम लेवी पे की गई, ना उसके ऊपर जो दूसरी रेगुलेटरी ड्यूटीज कस्टम ड्यूटीज होती हैं पेट्रोल से रिलेटेड वो अदा की गई। और जब इस चीज़ को हाईलाइट किया गया इस साल मई के अंदर तो किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया। इसको इस जो कस्टम इंटेलिजेंस के लोग थे इसकी उन्होंने पुश किया इस चीज़ को, और आखिरकार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इंटरवेंशन कामरान करना पड़ी, वो भी कब, अभी जुलाई में। और पीएम ऑफिस की इंटरवेंशन के बाद अब 29 जुलाई को एफबीआर ने एक नोटिफिकेशन निकाला है कि ये जो केमिकल आ रहा है ये बेसिकली केमिकल नहीं है, ये एक डेंजरस पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हाईली इन्फ्लेमेटरी है। और इसकी इंपोर्ट के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स होंगी। नंबर 1, आपको ओगरा से लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जो लाइसेंस होगा वो इसकी इंपोर्ट के लिए होगा, और सेकेंडली इसकी स्टोरेज के लिए होगा। ये ओपन नहीं आ सकता, ये ओपन बिक नहीं सकता। तो जब से ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है उसके बाद एक और जो लॉबी है जो इंपोर्ट कर रही थी, और उसमें कस्टम के अपने हुकाम शामिल हैं जो कि ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स उसमें उसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, वो फिर अब एक्टिव हो गए हैं कि ये जो मामला रुक गया है उस नोटिफिकेशन के बाद, जिसके बाद कोई 807 कोई जो बड़े ट्रक्स हैं वो इस वक्त स्टकअप हो चुके हैं पोर्ट के ऊपर, और इंटरेस्टिंगली उसमें 160 ट्रक्स वो ईरान के हैं। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देखें, मेरे ख्याल से ये क्रिमिनल आई थिंक ऑफेंस है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। 2 चीज़ें इसमें, आप तो अरबों रुपए का जो नुकसान पाकिस्तान को टैक्स की मद में वो अलग बात, लेकिन जो आप खुद कह रहे हैं कि ये जो केमिकल है हाईली जिससे बहुत जल्दी आग भड़क सकती है, कि इतना ये डेंजरस वो है, तो ये तो लोगों की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डालने वाली बात है। इतना बड़ा आप रिस्क ले रहे हैं, तो आई थिंक इसको तो लाइट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जो भी लॉबी है उसको आई थिंक इनको, और आई एम श्योर के
इस तरह के जो काम होते हैं जहाँ पे अरबों रुपए की डील्स हो रही हों, तो वो बगैर आई थिंक लॉबिंग के, बगैर स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस के, इन्फ्लुएंशियल लोगों के वो हो नहीं सकता। तो अब ये जो गवर्नमेंट ने एक फैक्ट फाइंडिंग जो भी कमेटी बनाई है, डू यू थिंक कि ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी? क्योंकि यू नेवर नो कि जब पता चले कि ये तो खुरा कहीं और जा रहा है तो फिर वहां पर जो गवर्नमेंट की कमेटी है वो हैंड्स अप कर दे। देखिए कामरान, कितना सीरियस है? मई 2024 में ये स्कैंडल पकड़ा गया और मिड ऑफ जुलाई 2024 इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर प्राइम मिनिस्टर के जो कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बिहाफ के ऊपर इसके ऊपर खतूत लिखे पेट्रोलियम डिवीजन को। उन्होंने अभी जो 5 अगस्त को, मेरी खबर ये छपी है गालबन 4 अगस्त को, उन्होंने देखा जब मामला मीडिया में आ गया है तो 5 अगस्त को इसकी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, जिसका जो प्राइमरीली उसका पर्पस ही यही है कि उसने जो जितने भी हकायक इसके अंदर जो क्लेम किए गए हैं, और ये हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है कस्टम इंटेलिजेंस की, उसकी डिटर्मिनेशन करनी है और फिर वे फॉरवर्ड सजेस्ट करना है। अब ये जो वे फॉरवर्ड है ना, ये असल कैच है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है कि जी ये किसका कसूर था और ये क्यों ये सारा हो रहा था। कमेटी को तो एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन चेयर कर रहे हैं, बट इंटरेस्टिंगली वन ऑफ द एटलीस्ट इसके ऊपर जो सारा जो ब्लेम है ना, जिन इदारों के ऊपर आ सकता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इस कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं। जो आपका सवाल था कि फिर ये मामला कमेटी सोल्यूशन की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, और एटलीस्ट एक इसके अंदर ऐसे रेप हैं जो उस चेन के अंदर शामिल थे। मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि हमारे पास उनका वर्जन नहीं है, उनका मैं डेजिग्नेशन भी नहीं बता रहा है, वो इस कमेटी के मेंबर हैं। और जब मैंने एक सीनियर ऑफिशियल, ये तो गवर्नमेंट की एक लैक ऑफ सीरियसनेस शो नहीं करती? नहीं, ये तो फिर लगता है ऐसे ना कि ये चूंकि अब अखबार में खबर आ चुकी है, मामला बढ़ गया है, उसको कवर अप करेंगे ना। अब जो हमारा खदशा है, जब रिपोर्ट आएगी तो देखेंगे क्या होता है। अभी हम उसको प्रीएम्प्ट नहीं करें, 7 दिन का वक्त दिया है इस कमेटी को काम मुकम्मल करने के लिए। गालबन 14 अगस्त के आसपास ये मामला, उस कमेटी की रिपोर्ट आ जानी चाहिए और इस कमेटी के 1-2 इजलास हो भी चुके हैं। मेरी इतला ये है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं कि एक इसके अंदर ऑफिशियल ऐसे हैं इस कमेटी की मेंबरशिप के अंदर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इदारे को, जो इस चेन के अंदर शामिल थे, जो इस चीज़ की अलाउ कर रहे थे इसकी इंपोर्ट को और फैसिलिटेट कर रहे थे। तो अब ये कमेटी चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस इशू को हैंडल करते हैं और कैसे इस इंटरेस्ट को, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ये करते हैं, उस पर काबू पाते। और एक और जो चीज़ इसके साथ हो रही है, क्योंकि ये अचानक इंपोर्ट बंद हुई है, तो 860 टैंकर जिसकी हमने बात की थी वो स्टकअप हो चुके हैं। उसके अंदर अगेन अब ये कहा जा रहा है कि इनको 1 टाइम वेवर दे दिया जाए। वो कानूनी रिक्वायरमेंट वो क्या है कि आपको लाइसेंस लेना है और लाइसेंस लेने के बाद आपको उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी होनी चाहिए, फिर आप इसको इंपोर्ट कर सकते। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो 807 टैंकर्स खड़े हुए हैं, जिसमें 160 टैंकर्स ईरान के भी हैं, तो इसके हवाले से नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि इनको 1 टाइम वेवर दे के छोड़ दिया जाए। अभी तक मेरे सामने ये सवाल किसी ने भी नहीं किया, ना हमें ये किसी दस्तावेजात से ये बात पता चल रही है कि ये जो इन टैंकर्स के अंदर जो डेंजरस पेट्रोलियम है, जो एक केमिकल है जिसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके पंप्स के ऊपर बेचा जाएगा, इन जो भी खड़े हुए हैं कंटेनर्स, उसका गाड़ियों के इंजन के ऊपर, लोगों की जेब के ऊपर, हुकूमत का जो उसका नुकसान होगा 70 रुपए तक, जो अभी तो इफेक्टिवली 60 रुपए फी लीटर जो पेट्रोलियम लेवी है, उसका नुकसान, कस्टम ड्यूटी का नुकसान वो कौन अदा करेगा? और ये कौन लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 860 टैंकर्स इनको फौरी जल्द से जल्द इनको छोड़ दिया जाए? बहरहाल अभी तक इसकी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसको हम फॉलो भी करते रहेंगे और जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट को भी हम उसको ट्रेस भी करेंगे, उसको देखेंगे इनकी फाइंडिंग्स क्या आती हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और अहम कमेटी की बात करेंगे। उस कमेटी का पाकिस्तान की इकॉनमी से क्या ताल्लुक है, किस हद तक वो इफेक्टिव हो सकती है या नहीं, उस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। एफबीआर यकीनी तौर पर जो ना सिर्फ ये गवर्नमेंट बल्कि हर गवर्नमेंट के लिए इसलिए दर्द सर रहा है क्योंकि आमदन बढ़ानी है, जो भी गवर्नमेंट है उसके ऊपर दबाव होता है। और हमने देखा, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हम डिस्कशन करते रहे कि कई रिफॉर्म्स की बात हुई, इस्लाहात की बात हुई, लेकिन फिर भी एफबीआर उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा जो तवक्को कर रही है रियासती मशीनरी या जो गवर्नमेंट होती है। अब एक और तजुर्बा किया जा रहा है और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने शहबाज एक सिविल मिलिट्री बॉडी या टास्क फोर्स सेटअप कर दी है कि एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएं। तो वो एक मशहूर मुहावरा है कि कहीं ये वही बात तो नहीं है कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, या इस दफा कोई वाइन भी जो है वो भी नहीं है और बॉटल भी नहीं है। नहीं, देखिए ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे ख्याल में उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया।
आर्मी के ऊपर पहले इतना ज़्यादा बोझ है, उनकी इतनी ज़्यादा मुल्क के अंदर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, सिक्योरिटी के इतने चैलेंजेस हैं, और उनको फिर मजबूरन जब प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करते हैं तो मजबूरन उनको अपने जो सीनियर रैंकिंग ऑफिसर्स हैं उनको स्पेयर करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर का आखिर हुक्म होता है। पर प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है कि चूंकि FBI के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, और उसके लिए अब ज़रूरत इस बात की है कि एक सिविल मिलिट्री बॉडी बना दी जाए, एक टास्क फोर्स बना दी जाए, तो जिससे ये मसले अब उनके ख्याल में हल हो जाएंगे। तो इसी हफ्ते उन्होंने एक नई टास्क फोर्स को नोटिफाई करवाया है। ये 10 मेंबर की ये मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल है टास्क फोर्स। इसके अंदर जो सरबराही इस टास्क फोर्स की है वो तो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना एंड महसूलात जो हैं हमारे अली परवेज़ मलिक साहब, उनको दी गई है। लेकिन जो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है जो कि इस वजह से शायद है कि प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि जब तक मिलिट्री का डंडा नहीं होगा तो FBI के अंदर इस्लाहात नहीं हो सकती। तो उन्होंने एक सर्विंग मेजर जनरल हैं सैयद अली रज़ा साहब, उनको को चेयरमैन बनाया है टास्क फोर्स का। ऑल्दो आपका ये एतराज़ हो सकता है कि किस तरह डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है एक इलेक्टेड मेंबर जो हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, ओथ लिया हुआ है, वो कैसे को चेयर कर सकते हैं एक मेजर जनरल, सर्विंग मेजर जनरल के साथ। बट ये जब मुल्की मफादात हों तो इस तरह के जो ऑब्जेक्शन होते हैं उसको ओवररूल करने चाहिए। उसमें जो कुछ कवानीन साजी की गई थी उसमें कहा गया था कि नेशनल डेवलपमेंट अगर जब होगी तो वहां पर और लेजिस्लेटिव पावर भी है, आर्मी एक्ट भी अमेंड हो चुका है। तो बहरहाल ये जो टास्क फोर्स बनी हुई है इसका जो बुनियादी मकसद है, इसका जो मेजर इसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो चीज आती है, टू फॉर्मुलेट पॉलिसी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ FBR along with implementation of data automation software solutions, और जिसके अंदर मुख्तलिफ इन्होंने इंटरवेंशन लिखी होंगी। ये डाटा किस स्टेज पे होगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन होगी, हॉरिजेंटल होगी विद द प्रोविंसेस, फिर ये CNIC बेस जो टैक्स बेस वो ब्रॉडन करेंगे। इसी किस्म की इनको और 4-5 इनको टास्क दिए गए और 1 महीने का इनको वक्त दिया गया अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करने का। अब आ जाते हैं इसके जो प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है इस टास्क फोर्स का। प्राइम मिनिस्टर की डिज़ायर के ऊपर पहले ही मैकेंजी कंसल्टेंसी फर्म है, हम उस पर बात कर चुके हैं, उनको हायर किया गया FBI की डिजिटलाइजेशन के लिए। और जो आउटगोइंग चेयरमैन FBR है जिनका टेन्योर कल ख़त्म हो गया है, उन्होंने 4 दिन पहले जो है सेनेट स्टैंडिंग कमेटी, बल्कि चंद दिन पहले उन्होंने सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में ये बात कही कि जी जो मैकेंजी ने इनिशियल असेसमेंट दी है अपनी प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने कहा कि जो एंड टू एंड जो पूरा सिस्टम है इसका FBR का, उसकी डिजिटलाइजेशन में कम से कम 2.5 साल लगेंगे। तो अब इनको ये टास्क दिया गया है इस टास्क फोर्स को कि आपने ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है 1 महीने के अंदर जिससे ये डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। अब या तो प्राइम मिनिस्टर का वो फैसला कि उन्होंने वो टास्क फोर्स जो है वो हायर किए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया, ये गलत है, या फिर वो जो मैकेंजी की जो एक रिकमेंडेशन है वो गलत है। ये एक बड़ा ही एक कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म का ये एक फैसला है। और जहाँ तक ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस है, इसके हवाले से भी हम कई सालों से सुन रहे हैं, अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है। इनिशियली एक और भी जो अंदर से एक फीडबैक आ रहा है FBR के कि ये जो मैकेंजी है इसको हायर किया गया था डिजिटलाइजेशन एक्सरसाइज के लिए, लेकिन ये चल पड़ी है टुवर्ड्स ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, बजाय इसके कि इनका जो एक्चुअल काम है कि वो ये जो टेक्निकल नो हाउ है वो ट्रांसफर करे और रिकमेंडेशंस दें कि कैसे ये प्रोसेस मुकम्मल करना है। तो उन्होंने डाटा की एक्सेस ले लिया FBR से, पराल के डाटा की एक्सेस मिल गई है मैकेंजी को, और उसकी बेस पे अब उन्होंने कहा जी जो क्विक विन्स हैं वो आप कर ले, बाकी वो जो प्रोसेस है तो वो काफ़ी लंबा है। ये एक थोड़ा सा इसके अंदर कामरान एक और चीज़ है। इसी तरह जो ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम, इसके ऊपर कई दफ़ा बात हो चुकी है कि पाकिस्तान की जो बड़े इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर जहाँ पे टैक्स एवेजन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए अलहदा से कोई 25 अरब रुपए का एक ठेका दिया या 15 अरब रुपए का एक ठेका दिया हुआ है FBR ने, वो भी इसके अंदर इसके जो TORs हैं उसमें शामिल कर देगा। पर नाज़रीन लगता है ऐसा है कि कन्फ्यूजन जो है वो प्रिवेल कर रही है हुकूमत के अंदर कि FBR को आगे लेकर जाना कैसे है। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं कि जो पावर सेक्टर है FBR जो है ये पाकिस्तान को खुदा ना खास्ते इसकी इकॉनमी को डुबो सकते हैं, और दूसरी तरफ से सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी रिकमेंडेशंस और जो मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। एक तरफ मैकेंजी को हायर किया गया, दूसरी तरफ ये टास्क फोर्स बना दी है। क्या ये बात आगे चलेगी, क्या कोई इस्लाहात होंगी या नहीं होंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक और बड़ा अहम फैसला किया है आज से 2 दिन पहले। उस फैसले की क्या अहमियत है FBR के लिए, क्या उससे पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो जाएगी, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे शहबाज ने जिक्र किया कि इसी हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने एक और बड़ा फैसला किया FBR के हवाले से। FBR के अब
नए चेयरमैन लगाने की मंजूरी उन्होंने दे दी है और एज यूजुअल जो उनके फेवरेट है और बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट समझे जाते हैं DMG या अब जिसे हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वो कहते हैं उसके राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब अब जो हैं वो नए FBR के चेयरमैन होंगे और वही खदशा जिसका हम इजहार कर रहे थे कि जो मौजूदा चेयरमैन है अमजद जुबैर टिवाना साहब जो प्री मेच्योर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और जब आपने जिक्र भी किया था कि शायद प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी बन नहीं रही और वो अनकंफर्टेबल हैं तो हम यही जिक्र कर रहे थे कि शायद उसकी एक वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई अपना बंदा लाना चाहते हैं। तो ये जो अब खबर आई है तस्दीक हो गई है लंगड़ियाल साहब को लगाने की, तो इसका मतलब है कि वो जो चपकलिश चल रही थी FBR चेयरमैन के साथ जो मौजूदा हैं या अब जो सुबुकदोश होने वाले हैं, यही वजह थी कि इन्होंने लंगड़ियाल साहब को लाना था। देखिए, अगर तो कारकर्दगी के हवाले से देखें तो जो एक मेजर इंडिकेटर होता है FBR में किसी भी चेयरमैन की या FBR की टीम की परफॉर्मेंस का, उसकी टैक्स कलेक्शन होती है। बावजूद मुश्किल हालात के पाकिस्तान की इकॉनमी की ग्रोथ नहीं थी, फिर भी 30% उन्होंने ग्रोथ अचीव की टैक्स कलेक्शन में पिछले साल। ऑल्दो उनका जो एनुअल टारगेट था 9,415 अरब का वो तो हासिल नहीं कर सके, फिर भी 9,311 अरब रुपया इकट्ठा किया, 30% ग्रोथ थी, तो अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी। हाँ, जो मसला चल रहा था वो जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मैकेंजी वाला इशू एक बहुत बड़ा बना हुआ था, फिर प्राइम मिनिस्टर के एक दो और कंसर्न्स थे। जो मेरी ज़राए से बात हो रही थी वो यही थी कि बॉटम लाइन यही है, चूंकि इनको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नहीं लगाया चेयरमैन FBR टिवाना साहब को और डार साहब की रिकमेंडेशन पे लगे थे पिछले साल, तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं थे प्राइम मिनिस्टर। डार साहब की जो रिकमेंडेशन थी वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और फिर फैमिली रिलेशन भी है, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए गालिबन उनको हटाना इतना आसान नहीं था, तो इसलिए उनको कॉर्नर तक इतना पुश कर दिया गया कि इवेंचुअली उनको रिटायरमेंट लेना पड़ी और उन्होंने तो 15 अगस्त से रिटायरमेंट ली थी। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे भी थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया, उन्होंने तुम अभी घर चलो। तो कल से जो नए चेयरमैन है राशिद लंगड़ियाल साहब, उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। पावर सेक्रेटरी थे इससे पहले, दूसरी दफ़ा पावर सेक्रेटरी लगे थे। 2022 में भी प्राइम मिनिस्टर ने आकर उनको पावर सेक्रेटरी लगाया था, फिर मार्च 2024 में जब प्राइम मिनिस्टर तब फिर वो पावर सेक्रेटरी उनको दोबारा लगाया गया। क्या उनकी बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी थी? पावर सेक्टर की जो कारकर्दगी है मैं यही पूछना चाह रहा था, वो तो सबके सामने है। जो सर्कुलेटेड का हदफ था उनका, ये जो साल खत्म है वो हासिल नहीं कर सके। जो लाइन लॉस और थेफ्ट से रिलेटेड उनके अहदाफ थे वो भी वो हासिल नहीं कर सके। बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ, तो वहाँ पे तो उनकी कारकर्दगी इतनी इंप्रेसिव नहीं थी। अब देखते हैं FBR के अंदर आके वो क्या इस्लाहात कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देख, जहां तक उनकी एक्सपीरियंस की बात है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी बड़ी अच्छी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया हुआ है। 29 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस है। ओवरऑल गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान रहे हैं, 2 पावर प्लांट्स भी उन्होंने सेटअप किए हुए, लेकिन टैक्स के शोबे में उन्होंने कभी काम नहीं किया और यही उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। माजी में भी कई दफ़ा कोशिशें हुई हैं कि DMGC से ऑफिसर्स को लाकर यहाँ पे लगाया गया है। तारिक बाजवा भी DMGC से थे, वो एक्सेप्शन थे, उनको एक अच्छी टीम भी मिल गई उस वक्त 2013 से 2016 का जो पीरियड था। बट अब जो राशिद लंगड़ियाल साहब का सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, क्या उनको एक अच्छी टीम मिलती है या नहीं मिलती। अमूमी तौर पर FBR के अंदर से एक रेजिस्टेंस होती है कि बाहर से DMG का चेयरमैन ना आए, दो इनकी सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और कस्टम्स ग्रुप, इन्हीं के ही चेयरमैन बने। लेकिन आप चूंकि IRS की और कस्टम्स ग्रुप की आपस में दोनों की अच्छी खासी लड़ाई चल रही है अंदर खाते, क्योंकि इनके वही मसले हैं रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। तो हो सकता है कि इनको उस तरीके से रेजिस्टेंस तो ना मिले राशिद लंगड़ियाल को, हो सकता है कि अपने ये पहुंच जमाने में कामयाब हो जाएं। बट इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा, किस तरीके से जो है वो इन्होंने जो अपना हदफ हासिल करना है, 12,970 अरब रुपए का टैक्स टारगेट हासिल करना है। जुलाई का पहला महीना अच्छा गुजरा, अमजद जुबैर टिवाना जाते जाते भी अपना हदफ हासिल करके गए। 656 अरब रुपए का हदफ था, 660 अरब इकट्ठा करके चले गए। इस महीने की जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो 898 अरब रुपया है। क्या इसके नए चेयरमैन ये अपना टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है वो हासिल कर सकेंगे? प्राइम मिनिस्टर की चॉइस है कि वो किसी को भी चेयरमैन FBR लगा सकते हैं अपनी तरफ से, तो उन्होंने बेहतरीन चॉइस की है। ये तो वक्त बताएगा कि क्या वो प्राइम मिनिस्टर की जो तवक्कुआत हैं उस पर पूरा उतरते हैं, क्या वो कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं, टैक्स बेस को ब्रॉडन कर पाते हैं, 12,970 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है वो हासिल कर पाते हैं या नहीं, ये तो टाइम बताएगा। प्राइम मिनिस्टर का राइट है, वो किसी को भी चेयरमैन FBR लगा सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी दानिश में बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया है। यहाँ पे नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। 15 अगस्त को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे जब अफगानिस्तान में
तालिबान दोबारा इक़्तिदार में वापस आए। जब तालिबान की दोबारा इक़्तिदार में वापसी हुई थी तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कुछ हलकों ने उससे पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर करार दिया था, क्योंकि तसव्वुर यही किया जाता था कि जो अफगान तालिबान हैं वो पाकिस्तान के हामी हैं और जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, ख़ास करके जो सरहद पार से दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, वो हमेशा के लिए रुक जाएंगे। लेकिन 3 साल मुकम्मल होने के बाद अब हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में पहले के मुकाबले में इजाफा हुआ है। हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मॉनिटरिंग टीम है, उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें कहा गया है कि इस वक्त कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रोह बन गया है। हमारे साथ इस वक्त न्यूयॉर्क से मौजूद हैं पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम। एम्बेसडर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम द रिव्यू में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले, गिवन दैट यू आर अ वेटरन डिप्लोमैट और सारे रीजन के इश्यूज को भी बड़ा क्लोजली आप फॉलो करते रहे हैं, अफगान तालिबान को दोबारा इक़्तिदार में आए 3 साल मुकम्मल होने को हैं, और जैसे मैंने कहा कि जब ये इक़्तिदार में आए थे तो हमारे यहाँ लोगों ने खुशियां मनाई कि शायद ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अब ये जो तब्दीली है अफगानिस्तान के अंदर, लगता यूं है कि हमारे गले पड़ गई है। डू यू थिंक कि ये पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है उसकी क्लियरली नाकामी है? जी, मेरा नहीं ख्याल है कि हम कह सकते हैं कि नाकामी है। हर मुल्क में जो उनकी जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होती हैं वो बदलती रहती हैं और इवॉल्व होती हैं, उनकी कैलकुलेशंस बदलती हैं। तो अब ये तालिबान हुकूमत जो आई है तो इनके भी अंदरूनी मामले हैं। एक यूनिफाइड पोजीशन हम नहीं कह सकते हैं। कुछ इदारे उनके हैं जो पुराने जो दहशत गर्द ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे अलकायदा है, उनके साथ इनके ताल्लुकात भी थे। टीटीपी के साथ भी इनके ताल्लुकात थे। तो पाकिस्तान की कोशिश तो यही थी कि एक अमन के तहत, नेगोशिएशंस के तहत ये मामले को हम थामें, इसको हल करें और टीटीपी को न्यूट्रलाइज करें। पर उनके अंदरूनी हालात की वजह से उनकी नज़र आता है कि उनकी जो एटीट्यूड है वो एक तरफ जो आइसिल के है, जो इस्लामिक स्टेट खुरासान, उसके साथ वो जंग कर रहे हैं। अंदरूनी उनकी कंपटीशन है। और दूसरी तरफ जो टीटीपी है, जो दूसरा बड़ा वहाँ दहशतगर्द इदारा है, उसकी तरफ उनकी एटीट्यूड वो है, वो बहुत नरम है। और यानी कि काफ़ी उनकी शायद कोऑपरेशन भी है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन है। तो ये जो एवोल्यूशन पॉलिसीज़ में आती है, तो मुल्कों की पॉलिसीज़ में ये एवोल्यूशन आती है। पाकिस्तान की कोशिश तो पहले से ये जारी रही है कि इस मसले को हम पीसफुली हल कर सकें। पर अगर वहाँ से दहशतगर्दी होती है हमारे ख़िलाफ़, तो हम उसका जवाब देंगे और दे रहे हैं। और हमारे पास ये कुव्वत है कि इस दहशतगर्दी को हम इसका मुकाबला करें। पाकिस्तान में इसको ख़त्म करने की हमारे पास कुव्वत है और इंशाल्लाह हम करेंगे। अच्छा एम्बेसडर साहब, आपने फरमाया कि एक नरम गोशा पाया जाता है अफगान तालिबान के अंदर टीटीपी के लिए। तो नंबर 1, क्या ये हमारी मिस कैलकुलेशन नहीं थी कि हम इस चीज़ को रीड ही नहीं कर सके आज से 3 साल पहले और बड़ा हमने जश्न मनाया? और सेकेंडली, पीसफुल हमने तमाम टैक्टिक्स अप्लाई करके देख लिए, कुछ मिलिट्री प्रेशर भी किसी स्टेज पे बिल्ड किया गया, फिर भी ये मसला हल नहीं हुआ। बीइंग द परमानेंट रेप ऑफ पाकिस्तान इन यूएन, आप क्या समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो प्लेटफॉर्म है, क्या वो पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है इस मसले के हल के लिए और तालिबान, जो अफगान तालिबान है, उनको कन्विंस करने के लिए कि वो टीटीपी के खिलाफ कोई एक्शन लें? जी, हमारी कोशिश पूरी जारी है। हमने एक्शन लेना है। अब जिस तरह से भी पॉलिसीज़ बदलती हैं कुछ मुल्कों की, तो तालिबान की जो पॉलिसीज़ हैं वो हम देख रहे हैं, उन्होंने कुछ बदलाई हैं। पर अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हमने ये जो
दहशतगर्दी का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है और हम करेंगे। और हमारी कोशिश 3 लेवल्स पे जा रही है। पहले तो बायलैटरल है, नेशनल एक्शन के अलावा जो नेशनल एक्शन हम दे रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान में जो क्रॉस बॉर्डर को जो इन्फिल्ट्रेशन होती है उसको बंद करने की जो कोशिश है वो जारी है। तो एक तरफ तो हमारी नेशनल एक्शन है, दूसरी तरफ बायलैटरली भी हम कोशिश कर रहे हैं और तालिबान को समझाने के लिए कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है पर ये खित्ते के खिलाफ भी है, और आ जाके ये आपके खुद के खिलाफ दहशतगर्दी अगर बढ़ती है अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान में अंदरूनी अमन नहीं आ सकता है जब तक ये दहशतगर्द वहां मौजूद होंगे। तो बायलैटरली हमारी कोशिश है, रीजनली भी हमारी कोशिश है। डिप्लोमेसी पूरी जो खित्ता है जिसमें हमारा एक क्वाड्रिपार्टाइट ग्रुप है, रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान का, वहाँ भी हमारी कोशिश जारी है। और जो 6 नेशन नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स का ग्रुप है जिसमें चीन भी है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह, वहाँ भी हमारी कोशिश जारी है कि सब खित्ते को एक कंसेंसस। वैसे साहब कता कलामी की माजरत, मसला यह है कि जो अफगान तालिबान है वो तो टीटीपी को दहशतगर्द समझते नहीं है, तो जब वो उसको उनको दहशतगर्द मानते ही नहीं है तो हम ये तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तीनों फोरम्स के ऊपर, 3 डिफरेंट टीयर्स के ऊपर जितना भी प्रेशर डाल लें वो तो मसला वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि कोर हमारे लिए प्रॉब्लम है और उसको वो कोर प्रॉब्लम मानते नहीं है। देखें, आपकी प्रिजम्पशन है कि हम उनकी पॉलिसी बदल नहीं सकते। हमारी ये प्रिजम्पशन नहीं है। जो भी हुकूमत होती है, तालिबान की हो या कोई और हुकूमत हो, उसको डिप्लोमेसी के तहत उनकी पॉलिसी बदलने की कोशिश जारी होगी और जारी है। ये हम नेशनल लेवल पे करेंगे, बायलैटरल लेवल पे करेंगे, रीजनल लेवल पे करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे। यहाँ भी अभी जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है वो भी एक वैलिडेशन है पाकिस्तान की पोजीशन के लिए, और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमने कंसेंसस ये बढ़ाना है कि दहशतगर्दी की ये जो मामला है अफगानिस्तान में, इसको हमने हल करना चाहिए, इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। और जो अफगानिस्तान के साथ जो कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी की इंगेजमेंट होती है, उनकी रिकग्निशन होती है, जो सैंक्शन लगी गई हैं अफगानिस्तान, जो तालिबान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनके हटाने का जो मसला है, ये सब मसले जब हल हो सकते हैं कि जब दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान जो हुकूमत है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उसने एक्शन लेना है। एम्बेसडर साहब, अगेन कता कलामी हो रही है यहाँ पर। आपने रीजन की भी बात की, अच्छी तरह से मुझे पता है कि जब ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हुई और तालिबान के आने के बाद एक रीजन के अंदर कंसेंसस था। आपने चीन, रशिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स का जिक्र किया कि आगे कैसे बढ़ना है, अगर रिकग्नाइज भी करना है तो सारे मिलकर फैसला करेंगे। बट इन रीसेंट टाइम्स हमने ये देखा, मसलन चीन ने अपना फुल टाइम जो सफीर है वो काबुल में अपॉइंट किया, जो तालिबान अपॉइंटेड जो एम्बेसडर था उसको चीन ने एक्सेप्ट किया। फिर जो रूस है वो तालिबान को भी दहशतगर्दों की जो फहरिस्त है उससे निकालने की वो बात कर रहा है, और हर मुल्क अपेरेंटली लगता है कि अपनी अपनी जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के हवाले से वो परसू कर रहा है। डू यू थिंक कि जो रीजनल कंसेंसस अफगानिस्तान के ऊपर एक टाइम पे था वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है? ये देखें, रीजनल कंसेंसस अब तक है। आपने जो ये जिक्र किए कि डिप्लोमेटिक एक्शंस जो लेते हैं, वो तो हमारे यहाँ भी तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं। तो ये ऊपर नीचे जो डिप्लोमेसी की जो नाइसिटी आपने जिसकी जिक्र की है, उससे ये नहीं कंक्लूजन आप ले सकते हैं कि जी पॉलिसी बदल गई है। सब जो खित्ते में जितने मुल्क हैं वो सब चाहते हैं कि जो दहशतगर्दी का जो उनको फिक्र है, जो कंसर्न है, उसको एड्रेस किए जाए। अब दूसरी तरफ से किस तरह से वो एड्रेस किए जाए कि तालिबान को कुछ हमने प्रेशर डालना है, कुछ इंसेंटिव देनी है, किस तरह से हमने उनकी पॉलिसीज बदलनी है, इसके ऊपर तो फैसले होते रहते हैं। और ये कंक्लूजन मैं नहीं इस पे पहुंचा हूं कि जी पॉलिसी बदल गई है। पॉलिसी प्रायोरिटीज। एम्बेसडर साहब, वक्त हमारे पास कम है। आई वुड आस्क के 30 सेकंड्स में ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं
डू यू थिंक कि आप देख रहे हैं कि अफगान तालिबान की जो इमीडिएट कोई इंटरनेशनल रिकग्निशन नजर होती आ रही है, या स्टेटस को विल प्रिवेल? जी, मेरे ख्याल में फॉर द मोमेंट स्टेटस को विल प्रिवेल। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो प्रायोरिटीज हैं उनको अफगान तालिबान को अकोमोडेट करनी पड़ेंगी। जो अफगान तालिबान की जो प्रायोरिटीज हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है, उसको रिस्पांस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने करना है। नॉर्मलाइजेशन बढ़ानी है अफगानिस्तान में, तो ये डिप्लोमेसी चलेगी। फिलहाल मेरे ख्याल में जो ख्वाहिश होती है कि जी बिल्कुल इमीडिएट रिजल्ट्स आए, डिप्लोमेसी में ऐसे नहीं होता है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस करनी पड़ती है, अपनी इंटरेस्ट को देखकर स्ट्रेटेजिक पेशेंस के तहत। अब ये देखें आप, ये 1267 रिपोर्ट है, ये फर्स्ट स्टेप है कि हमारी पॉलिसी को बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वैलिडेट किया जो हम कह रहे हैं, तो ये भी एक स्टेप है। वक्त की किल्लत है, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वैल्यूएबल इनपुट दिया। न्यूयॉर्क से यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके वेटरन डिप्लोमेट। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।